जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश क्या है वो जान चुके थे, विद्युत क्षेत्र क्या है वो जान चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लास्ट था क्लास में कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक था धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, नंबर दूसरा था ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। आज उससे आगे हम लोगों को देखना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए सबसे पहला जानते हैं कि धन आवेश होता क्या है। सबसे पहला धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, ठीक है, उसको जानते हैं। कहता है कि धन आवेशित वस्तु का अर्थ, अगर कोई भी वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि किसी भी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो जो वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा? कमी हुआ होगा। मतलब इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ में गया होगा, ठीक है। धन आवेश का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ये एक कोई वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है, अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में जाएगा तो ये वाला जो वस्तु होगा इस पे प्लस चार्ज होगा, ठीक है, इस पर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वह वस्तु क्या होगा? धन आवेशित होगा। वह वस्तु क्या होगा? धन आवेशित होगा। ऋण आवेशित क्या है? ठीक इसके विपरीत है। ऋण आवेशित क्या है? ठीक इसके विपरीत है। क्या विपरीत है? तो कोई वस्तु ऋण आवेशित होगा कब? जब कोई वस्तु किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है, यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब वो क्या कहलाएगा? ऋण आवेशित कहलाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो डेफिनेशन में कहता है किसी वस्तु के ऋण आवेशित होने का अर्थ यह है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। मतलब इससे इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और जो दिया, ठीक है, जो दिया तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो हम लोग कल पिछली क्लास में पढ़े थे कि घर्षण, तो उसी से संबंधित है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, जैसे कि पिछली क्लास में ऐसे करके हम आपने को दिखाए थे, तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाती है। जैसा अभी मैंने कहा कि अगर इन दो वस्तुओं को या दो मार्कर आप देख रहा होगा, अगर इन दोनों मार्करों को आपस में रगड़ा जाए, ऐसे करके आपस में रगड़ा जाए, तो कहता है कि एक वस्तु से या तो इससे इस पर या तो इससे इस पर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो कहा कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे यहाँ था कि जिस वस्तु, मान लिया जाए ये मार्कर है और ये मार्कर है, अगर इस मार्कर से इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये मार्कर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जिस मार्कर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो ले रहा है, वो क्या होगा? ऋण आवेशित होगा, ठीक है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे धनावेशित, तथा जिस पर
इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेशित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेशित कहते हैं, ठीक है। तो नोट है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, यानी कहने का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तथा विजातीय आवेशों, विजातीय मतलब हो गया प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, अगर एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है तो दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होंगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। आगे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ये कि इलेक्ट्रिसिटी कि विद्युत क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी वर्ड पे घूमता रहेगा, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है क्या, ठीक है। तो थेल्स के अनुसार, सबसे पहले थेल्स साहब ने बोले हैं इलेक्ट्रिसिटी के विषय में, थेल्स साहब इलेक्ट्रिसिटी के विषय में क्या बोले हम देखिए। कहता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि हम लोग अभी दिखाए थे एग्जाम्पल में कि दो वस्तुओं कैसे आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जो कि हमने उस दिन पेपर, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा तोड़ करके ऐसे ऐसे करके आपको दिखाए थे कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। जिसे क्या, जिसे विद्युत कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जब कोई दो वस्तु को आपस में ऐसे करके रगड़ेंगे तो उनमें क्या होता है कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है, जिसे क्या, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी वह ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी वह एनर्जी है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जिस वस्तु में यह गुण आ जाता है उसे विद्युन्मय या इलेक्ट्रीफाइड अथवा चार्ज आवेशित वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आवेशित वस्तु कहते हैं कि वो चार्ज है, ठीक है, वो क्या है, चार्ज है। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी की एक बार फिर से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, थेल्स के अनुसार कहा जाता है कि जब दो कोई भी वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे, तो उस वस्तु में छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर परिभाषित करना चाहे डिफिनेशन के फॉर्म में तो उसको क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वह ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का एनर्जी है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। तो जिस वस्तु में यह गुण होगा, मान लीजिए इन दोनों कैसे ऐसे रगड़ेंगे, अगर ये आकर्षित करता किसी वस्तु को, इस पदार्थ को क्या कहेंगे, ये चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, चार्ज है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको पता चल गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब बारी है आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो शायद 9th क्लास में पढ़ के आए हम लोग द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नियम। तो यहाँ भी वही चीज़ है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का संरक्षण। तो चार्ज का संरक्षण क्या है, कहता है कि ऊर्जा को चार्ज, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश सदैव संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ना तो आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, बस इसका रूप बदल सकता है, ठीक है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर में पूछ लेता है कभी का कि आवेश का संरक्षण
नियम क्या है, या आवेश का संरक्षण नियम को लिखें। तो आवेश का संरक्षण नियम को लिखें तो आपको लिखना क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए कि घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवर्षित करने पर, जो हमने यहाँ पे ऐसे करके रगड़ के आपको दिखाए थे, तो अब ऐसे नॉर्मल बात करते बिना रगड़े, ये क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये दोनों न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर इन दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में, ऐसे करके रगड़ रहे हैं, ऐसे करके रगड़ रहे हैं या ऐसे करके रगड़ रहे हैं, तो उन दोनों पे, ठीक है, इन दोनों पे एक साथ ठीक बराबर, इन दोनों पे ऐसे करके रगड़ेंगे तो एक साथ ठीक बराबर, क्योंकि दोनों को रगड़ रहे हैं तो ठीक बराबर, किंतु विपरीत। तो विपरीत यानी अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस पे अगर पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव होगा, या इस पे अगर पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव होगा। तो वही लिखा हुआ गया कि अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक साथ ठीक बराबर किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि पहले भी शून्य था, कोई चार्ज नहीं था। अगर दोनों को रगड़ते हैं हम लोग, फिर भी दोनों पे चार्ज समान, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो ये नेगेटिव, तो दोनों पे बराबर चार्ज होगा। तो दोनों पर आवेश की कुल मात्रा कितनी होगी, प्लस माइनस घटके के बराबर, मतलब न्यूट्रल चार्ज, तो कुल मात्रा क्या होगा, शून्य, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी उन पर कुल आवेश क्या था, शून्य था। हमने पहले बोला कि ये वस्तु ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है, कोई वस्तु, उस पर क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। जब रगड़ेंगे उसको तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, लेकिन बराबर होगा। ठीक है, बराबर मात्रा में होगा। तो फिर दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों पर ये एक करेंगे तो कुल मात्रा कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, कितना होगा, शून्य होगा, कुल मात्रा शून्य होगा। ठीक है, अब अगला है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम, ये एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन होता है। कितनी बार पूछा जाता है कोई पता नहीं है। अगर 2023 में ना पूछा गया हो, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया हो, तो 2024 के एग्जाम में आपसे निश्चित ही पूछा जाएगा। ठीक है, 100% पूछा जाएगा, नहीं का कोई सवाल नहीं है। अगर ये 2023 में नहीं पूछा हो तो आपको 2024 के लिए याद रखिएगा, ये 100% आपसे पूछा जाएगा कूलॉम का नियम। ठीक है, नहीं पूछने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आपको कूलॉम का नियम याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो कूलॉम का नियम क्या कहता है। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अब दो स्थिर बिंदु आवेश यहाँ दिख रहा है, एक है Q1 एक है Q2, बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, या तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि Q1 इंटू Q2 का अनुपाती होगा F। ठीक है, लिखा हुआ है ना कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तो बल को किससे सूचित करते हैं, F से। तो F क्या है, समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2 का, तथा उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी देखिए हमने क्या माना है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपके लिए लिखे हैं, एक चित्र में बना दिए हैं, Q1 इंटू Q2 दोनों के बीच की दूरी R है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1, Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल F। तो पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या है, कहता है कि बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल, बल जो है दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो F क्या हो जाएगा, F
इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। F क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी क्या है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1 में r²। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, यानी कि अगर ये कहे कि F इज प्रोपोर्शनल टू r², तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो F क्या होगा, 1/r² का r² का व्युत्क्रमानुपाती है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अब अगर हम कहें कि इन दोनों को मिला लीजिए, इन दोनों को मिला ले, क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। और यहाँ पे सबको पता है, 11th में भी पढ़े हैं कि प्रोपोर्शनल हटता तो एक न एक कोई नया कांस्टेंट जुड़ता है, यानी F बराबर हो गया K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। तो ये आपका कूलॉम का नियम हो गया। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा है तो कूलॉम का नियम, तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, नियतांक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कूलॉम का नियम, तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा बताएंगे तो वो बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए, न्यूमेरिकल्स में काम आ जाए, आपको थोड़ा बहुत काम आता रहेगा। लेकिन अगर आपसे कूलॉम का नियम पूछा जाता है, तो कूलॉम का नियम के लिए आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। हमने क्या बोला, अगर आपसे कूलॉम का नियम पूछा जाएगा तो आपको यहाँ तक लिख के ख़त्म कर लेना है। यह आपका आंसर कंप्लीट है कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम का नियम यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब इससे आगे ये आपको जानने के लिए ऑब्जेक्टिव में काम आता है। इससे कुछ और आगे भी लिखाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखाएंगे। तो लिखेंगे कि वायु या निर्वात के लिए, तो वायु तो समझ में आ गया, निर्वात मतलब जहाँ वायु भी ना हो, ठीक है, जहाँ वायु भी ना हो। तो K बराबर होता है, K का मान जो हम लोग यहाँ आया है K, ये K का मान होता है वायु और निर्वात के लिए, जहाँ वायु और निर्वात, जहाँ निर्वात मतलब जहाँ हवा भी ना, उसके लिए K का मान होता है 1/4πε0। अगर K का आपको मान पूछा जाए SI सिस्टम में कि न्यूमेरिकल मान बताइए K का कितना, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर, ठीक है कि इस प्रकार यदि दो आवेश वायु या निर्वात में स्थित है तो उनके बीच लगने वाला बल, यानी K का मान अगर हम 1/4πε0 रखें तो F का मान हमारा क्या आया है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। तो K का मान रख लीजिए, तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r², इतना होगा। जहाँ ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, आपसे वैद्युतशीलता भी पूछता है एग्जाम में 2 नंबर में कि वैद्युतशीलता क्या है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि वैद्युतशीलता या परावैद्युता, परमिटिविटी क्या है, ठीक है, परमिटिविटी क्या है, ठीक है, ε0। अब ε0 अगर पूछा जाए कि ε0 का मान बताइए, ε0 का मान कितना होता है, 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ε0 का डायमेंशन होता है, ε0 या
0 जो कहिए एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन होता है m टू दी पावर -1, l टू दी पावर -3, t टू दी पावर 4, a टू दी पावर 2, इसका ये डायमेंशन होता है। ठीक है, तो इससे अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज करेंगे।